जी, अब आज हम लोग इंशाल्लाह कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का जो पुराना नाम था वो FAR 2 था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने ITA पढ़ा था। ITA के अंदर आपने जो कवर किया था ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें आपने सोल ट्रेडर को कवर किया था और उसके अंदर आप लोगों ने बेसिक्स जो अकाउंटिंग की थी वो सारी कवर की थी। जैसे ही आप लोग रिपोर्टिंग 1 में आए तो आप लोगों ने कैश फ्लो के अंदर सोल ट्रेडर की थोड़ी बहुत एप्लीकेशन देखी थी, लेकिन उसके बाद जितना भी था वो सारा कंपनी से रिलेटेड था। ठीक है, अब FR2 उसमें आपने NPO भी पढ़ा था। FR2 के अंदर आके आप लोगों का सारा कंपनीज और ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड सिलेबस बन जाता है, इसलिए अब इसका नाम उन्होंने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कर दी है कि कंपनीज की जितनी भी रिपोर्टिंग वगैरह वो इसमें कवर की जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने ITA में पढ़ा था कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए अकाउंट्स बनाना जरूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन अपनी जरूरत के लिए, बुक कीपिंग के लिए, ट्रेडिंग रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन कंपनी के लिए आपने कहा था फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखना जरूरी होता है और उनके लिए IFRS वगैरह फॉलो करना भी जरूरी होता है। तो यहां पे अब हम लोगों ने कंपनी को जैसे डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही इसके अंदर हम कुछ लोकल लॉज की जो एप्लीकेशन है उसको भी साथ साथ कवर कर रहे होंगे। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि न्यू स्कीम के अंदर सिलेबस में कुछ चेंजेस आई हैं। FR1 से कुछ टॉपिक 2 में आ गए, 2 से कुछ 1 में चले गए, इस तरह की कुछ इंटरचेंजेस हुई हैं। अच्छा, अब रिपोर्टिंग 2 के जो टॉपिक आप लोगों के रिपोर्टिंग 1 में चले गए, अब इंप्लाइड बात है वो आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन रहती है, तो उसको मैं आप लोगों को देख लूंगा। अगर तो आप लोगों का क्लैश ना हुआ तो जब वो टॉपिक मैं रिपोर्टिंग 1 को करा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोग वो भी अटेंड कर लें, ताकि वो चीजें भी आपको पता चले कि वो क्या थी। ठीक है, इन केस अगर क्लैश आ रहा होगा, नहीं मैनेज हुआ, तो फिर जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा तो सेफ साइड में आप लोगों को टॉपिक कवर करा दूंगा। उसकी रीजन ये है कि एक तो ICAP ने कहा हुआ है कि अर्ली नॉलेज आपका एग्जामिनेबल होता है, दूसरा उसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि उधर शिफ्ट हुए हैं, तो उनका अगर आपको नहीं पता होगा तो आगे इंशाल्लाह आर्टिकल के लिए आपने जाना है, इंटरव्यूज के दौरान, टेस्ट वगैरह के दौरान वो नॉलेज आपको चाहिए होता है, तो उससे जैसे इंशाल्लाह हम लोग उसको भी कवर करेंगे। अभी जरा ये आपको मैंने सिलेबस शेयर किया, जरा देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल ये दो कॉलम एंड पे बने हुए हैं। प्रोफिशिएंसी लेवल का मतलब कि आपकी किस हद तक कॉम्पिटेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं इस टॉपिक में होनी चाहिए। ICAP ने 3 लेवल रखे हुए हैं, P1, P2, P3। P1 का मतलब होता है बस बेसिक नो हाउ हो तो काफी है। P2 का मतलब होता है ना सिर्फ उसकी नो हाउ हो बल्कि उसकी एप्लीकेशन भी आपको आती हो, ठीक है। और P3 के अंदर हम लोग कहते हैं कि आप लोगों को डेप्थ के अंदर उसका नॉलेज होना चाहिए, आप इंटरप्रेट वगैरह भी उसकी मदद से कर सकते हो। इसी तरह टेस्टिंग लेवल भी ICAP ने 3 रखे हुए हैं, T1, T2 और T3। T1 का मतलब होता है कि आपका 8 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाएगा। T2 का मतलब होता है 20 नंबर तक का क्वेश्चन पेपर में सेट किया जा सकता है, और T3 का मतलब होता है कि 25 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब ये जो ICAP ने सिलेबस के अंदर दिया है ये मैंने वो यहाँ पे कॉपी किए हुए जी, तो जरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स टू बी यूज्ड इन कंपनीज, ठीक है, कि वो टर्मिनोलॉजी जो कंपनीज के अंदर यूज होती है। ऑल्दो अभी रिसेंटली आप लोगों ने FAR1 में चीजें पढ़ी हैं, लेकिन एकदम हम इनको रिकॉल कर लेंगे क्योंकि अभी आपका जितना भी सिलेबस है टोटली कंपनी रिलेटेड है, तो अगर कोई वहां पे मिसकॉन्सेप्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व हो जाए, ताकि थ्रू आउट हमारी वो टर्म यूज होती रहेंगी तो आपको इश्यू ना बने। अच्छा, आगे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी रेशियोज का टॉपिक। रेशियोज आप लोगों ने FAR1 में पढ़ा था, ठीक है, अब वो ट्रांसफर होकर इधर FAR2 में आ गया, सेम लेवल है, कोई ICAP ने इसमें चेंज नहीं किया, ठीक है। इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल उसने कहा P2 होनी चाहिए और टेस्टिंग लेवल भी T2 होगा। आगे अर्निंग पर शेयर IAS 33, ये भी आप लोगों का वहां से ट्रांसफर होकर इधर आया है, ठीक है, इसका भी सेम P2 और T2 लेवल उसने कहा है।
अच्छा, उसके बाद 4 से आपके लिए नए टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। जी, रिपोर्टिंग डेट का क्या मतलब होता है? हाँ, यानी जो आप लोगों का ईयर एंड होता है, जिस दिन की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। मतलब अगर फर्ज करें मैं 30 जून 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो ये मेरी कहलाएगी रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या इसी दिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी, उनका ऑडिट हो जाएगा, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी? नहीं, इस दिन आमतौर पे ना आपके मेनली 2 काम होते हैं, कैश काउंट, स्टॉक काउंट, और ये दिन खत्म हो जाता है। सब्जेक्ट टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, आपका ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट होगा, ऑडिट रिपोर्ट आएगी, और फिर डायरेक्टर उसकी अप्रूवल देंगे कि जी ठीक है, जनरल पब्लिक को इशू कर दो। अब ये जो 30-40 दिन का ड्यूरेशन है, क्या इस दौरान आपका बिजनेस बंद रहेगा? नहीं, तो बिजनेस तो चलता रहेगा। ठीक है, अब ये आपकी रिपोर्टिंग डेट थी, मैं अज्यूम करता हूं 1 अगस्त, इस दिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज की। इस दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, कि ये वो इवेंट्स हैं जो ईयर एंड के बाद अकर हुए। हमने इसमें पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना इसमें यह है कि इनकी ट्रीटमेंट क्या की जाए, क्या इनको इग्नोर कर दिया जाए, या इनको बुक्स अकाउंट के अंदर डिस्क्लोज किया जाए, या इनकी रिकॉर्डिंग की जाए। तो ये IAS 10 हमें उसके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन करेगा। तो ये इंशाल्लाह IAS 10 के अंदर हम पढ़ेंगे। उसने कहा इसका प्रोफिशिएंसी लेवल तो P2 होना चाहिए, लेकिन इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो 1 होता है। अच्छा, पहले किसी दौर में IAS 10 और 37 ये दोनों एक ही स्टैंडर्ड थे। ठीक है, यानी आज से आप कोई 15-20-25 साल पीछे चले जाएं तो ये दोनों एक ही स्टैंडर्ड थे IAS 10 के नाम से। फिर उन्होंने 37 को अलग कर दिया। इसलिए आप लोग देखेंगे कि IAS 10 कराने के फौरन बाद में उसके पास पेपर आपको नहीं करा पाऊंगा, उसके बाद मैं IAS 37 कराऊंगा, फिर मैं पास पेपर शुरू करूंगा। रीजन ये है कि इनके अक्सर क्वेश्चन कंबाइंड आते हैं। इवन आप बुक्स में भी देखेंगे तो 1037 स्टैंडर्ड आपको इकट्ठा मिलेगा। ठीक है, तो बहरहाल इंशाल्लाह ये दोनों स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ के उसको करेंगे। तो अगला स्टैंडर्ड ही हमारा जो बन रहा है वो IAS 37 बन रहा है। इसके अंदर हम लोग क्या कुछ कवर करेंगे? प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। ठीक है, IAS 37 इसका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये समझ लें एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है। अगर 15-20 नंबर का ना भी आए, 5-6 नंबर की इसकी टेस्टिंग फिर भी हो जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टैंडर्ड है। इसमें से क्या प्रोफिशिएंसी लेवल भी 2 चाहिए और टेस्टिंग लेवल भी इसका 2 होगा। अच्छा, उसके बाद नंबर 6, चेंजेस इन डीकमीशनिंग कॉस्ट्स IFRIC 1। अच्छा, आप लोगों ने IAS 16 पढ़ा था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें आपने कहा था कि इनिशियल मेजरमेंट एसेट की किस पे करते होते हैं? कॉस्ट पे। उसके बाद आप लोगों ने कॉस्ट के कंपोनेंट्स पढ़े थे। ठीक है, अब कॉस्ट के कंपोनेंट हम लोगों ने क्या कुछ पढ़े थे कि जी परचेज प्राइस होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा था इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट। एक चीज उसमें हमने ये भी पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरिंग द साइट। ठीक है, इसका इनिशियल एस्टिमेट। अब ये आपका था एस्टिमेट। जब मैंने मशीनरी खरीदी उस वक्त मैंने एस्टिमेट किया कि 10 साल बाद इस मशीनरी को डिसमेंटल करने पे मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। क्या आज बैठ के 10 साल बाद की एग्जैक्ट फिगर आप मेजर कर सकते हो? नहीं। अब अगर 10 साल खत्म हुए, हो सकता है उसकी वैल्यू में चेंज आ गया हो, माइट भी साल के बाद ही पता चल जाए यार वैल्यू बदल गई है, 2 लाख नहीं अब 2.25 लाख होगी। मजीद 1 साल का पता चला नहीं जी 4 लाख होगी, मजीद 1 साल का पता चला नहीं 3.5 लाख होगी। इसका मतलब प्रोविजन की फिगर में अप एंड डाउन आ सकता है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है आपने कहा था ये इनिशियल एस्टीमेट होता है।
आप लोगों ने IAS 8 पढ़ा था, ठीक है। IAS 8 में आपने चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पढ़े थे। उसके लिए आपने क्या रूल पढ़ा था, कौन सा इफेक्ट होता है उसका, रेट्रोस्पेक्टिव के प्रोस्पेक्टिव? हाँ जी, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता था। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता था कि जिस साल चेंज है उस साल और उससे अगले सालों की वैल्यू बदलो। तो अब ये प्रोविजन में अगर चेंज आए इसको कैसे काउंट फॉर किया जाए? देखिए हमें यह पता है प्रोविजन को अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड किया था और साथ लायबिलिटी बना लिया था। अब जब कॉस्ट में ऐड किया तो फिर एसेट या कॉस्ट मॉडल से फॉलो किया जा रहा था या रिवैल्यूएशन मॉडल से किया जा रहा था। आज जब उस वैल्यू में चेंज आएगा तो कॉस्ट मॉडल में उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, रिवैल्यूएशन मॉडल में उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, वो सारी चीजें हम लोग इधर इफ्रिक 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर तो नहीं वैसे दिया हुआ, लेकिन इफ्रिक 1 अलग से ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो क्योंकि इसमें भी प्रोविजन की बात की जा रही होती है, एस्टिमेशन होती है ना, तो इसलिए इसको IAS 37 के साथ ही हम लोग कवर किया करते हैं। अच्छा, इसके लिए ICAP ने कहा है कि इसका प्रोफिशिएंसी लेवल भी 2 और टेस्टिंग लेवल भी 2 होगा। पुराने सिलेबस में इसका टेस्टिंग लेवल 1 होता था, ठीक है, लेकिन अब उसने इसको भी 2 कर दिए। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट का क्या मतलब होता है? पार्ट, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें आप लोगों को मैं ये कहूं कि यार मेरी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट आया हुआ है मिलियंस के अंदर, 200 मिलियन। अगर मैं खाली आपको ये इंफॉर्मेशन दूं तो आपके ज़हन में क्या होगा, कंपनी सही परफॉर्म कर रही या नहीं? ठीक है, अगर खाली अमाउंट से चले आप अंदाजा लगाएं, मैं कोई और वैल्यू आपको नहीं बताता। तो 200 मिलियन आपको एक साल का प्रॉफिट हो गया, बजाहिर एक रीजनेबल रिटर्न लगता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको ये दूं कि यार जो मेरी कंपनी है ना ये डिफरेंट सेक्टर में डील कर रही है, मतलब हमारी कंपनी टेक्सटाइल को भी डील कर रही है। अच्छा, आपको मैं कहता हूं हमारी कंपनी जो है बैंकिंग सेक्टर में भी इन्वॉल्व है, हमारी कंपनी जो है ये फूड रिलेटेड आइटम में भी डील कर रही है। आपको मैं कहता हूं टेक्सटाइल से हमें प्रॉफिट हुआ था 120 मिलियन, बैंकिंग से हमें प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट करें 180 मिलियन, और फूड से हमें लॉस हुआ था 100 मिलियन। इस तरह हमारा 200 बना था। क्या अभी आप लोग सेटिस्फाई होंगे कि ठीक जा रही कंपनी? नहीं। अब क्या चीज हाईलाइट हुई आपको? हाँ, कि फूड तो हमें लॉस दे रही, हमारा तो प्रॉफिट 300 था, ये तो फूड के 100 लॉस ने कम करके 200 कर दिया। तो क्या एज इट इज फिर कंपनी को चलने दे? नहीं। अब आप लोगों के ज़हन में क्या आएगा, क्या करना चाहिए? हाँ, कि फूड के अंदर या तो कुछ ऐसे करेक्टिव एक्शन लिए जाएं कि लॉस जो है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, और अगर लगता है नहीं हो सकता तो फिर इसको बंद ही कर देते हैं, कम से कम 300 तो रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह सेगमेंट वाइज, पार्ट वाइज आपको इंफॉर्मेशन ना देता तो क्या आप लोग ये डिसीजन ले सकते थे? नहीं। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह के सेगमेंट पार्ट बना के उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेगमेंट क्या रिटर्न दे रहा है, किस सेगमेंट का कितने एसेट पड़े हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये आप लोग याद रखें, ये जो स्टैंडर्ड है ना ये डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है। इसकी ना कोई जर्नल एंट्री होती है, ना इसका कोई लेजर अकाउंट बनता है, इसका सिर्फ नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोजर बनता है। सिंपल टॉपिक है, 2-3 दिन में इजीली कवर हो जाता है। अच्छा, अब इसका अगर आप लोग देखें तो IFRS 8 इसका नंबर है, उसने क्या P2 नॉलेज होना चाहिए, लेकिन लेवल ऑफ टेस्टिंग इसका T1 होगा। इसका पास्ट एंड अगर हम लोग देखें ना ओल्ड स्कीम में, तो इसका 8-10 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। एक्चुअली 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स से, उनमें से 1-2 के क्वेश्चन 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर इस तरह करके कवर किए जाते थे, ठीक है। जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड आपका एग्रीकल्चर भी था जो कि अब FAR 1 में चला गया, तो वो इंशाल्लाह फिर हम उधर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9।
अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन जो है ना, हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को इंक्रीज करता है तो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की या लायबिलिटी तो या इक्विटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक कंपनी के एसेट्स को बढ़ाए और किसी दूसरी कंपनी की लायबिलिटी या इक्विटी को बढ़ाए, तो हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आसान लफ्जों में आ जाते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं स्टॉक एक्सचेंज गया और मैंने वहां जाके किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो मेरे तो एसेट्स बढ़ गए, जिस कंपनी ने शेयर इशू किए हुए थे उसकी इक्विटी बढ़ गई। ठीक है, अगर हम लोगों ने फ्रेश इशू लिया है, लेकिन अगर ऑलरेडी इश्यूड थे, खरीदे, तभी किसी कंपनी की इक्विटी के अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऑन द अदर हैंड, एक कंपनी को लोन चाहिए था, वो लोन सर्टिफिकेट इशू कर रही थी, मेरे पास सरप्लस फंड से मैंने जाके वो सर्टिफिकेट उससे खरीद लिए, मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, उसकी लायबिलिटी उधर बढ़ गई कि उसने लोन ले लिया मुझसे। तो आसान लफ्जों में आप ये समझ लें कि जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करना है, उसको ये स्टैंडर्ड कवर करेगा। ठीक है, देखिए अभी तक आप लोगों ने नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ लिया, एसेट्स ही थे ना वो आपके। फिर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ लिया, वो भी आपके लिए एसेट्स था। ठीक है, अब जो दो टॉपिक यहां से शिफ्ट होकर उधर चले गए, उसमें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी तो आपके लिए एसेट ही होता है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का उधर एक चला गया इंटेंजिबल एसेट, जो आपने नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि रिपोर्टिंग 1 में शिफ्ट हुआ है। तो वो इंटेंजिबल, वो भी नॉन करंट एसेट ही है। अब अगर आप लोगों ने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, किसी के लोन नोट्स खरीद लिए, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, उसको रिकॉर्ड कब करना है, किस कीमत पे करना है, रिपोर्टिंग डेट पे उसको किस वैल्यू पे मेजर किया जाएगा, उसकी अगर वैल्यू में कुछ चेंजेस आती है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग इधर IFRS 9 के अंदर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ये थोड़ा आसान था, इसकी मुश्किल चीजें पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं थी, लेकिन इस दफा ICAP ने कुछ मुश्किल चीजें आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। ठीक है, यानी अब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, फाइनल से कुछ चीजें इसमें शिफ्ट होके आई हैं। अच्छा, इसके लिए उसने आपको कहा है कि प्रोफिशिएंसी लेवल तो 2 होना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग लेवल आपका 1 ही होगा, पहले भी इसका 1 ही था। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट्स। आपको पता है आजकल ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक रूटीन का मैटर बन गया। तो जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी भी इन्वॉल्व हो जाती है। फर्ज करें मैंने यूके से 1 लाख पाउंड की मशीनरी इंपोर्ट की और मैंने उन्हें कहा जी पैसे मैं 2 महीने बाद दे दूंगा। अब क्या जो आज पाउंड का रेट है 2 महीने बाद वही होगा? नहीं, रेट के अंदर चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, जब रेट के अंदर चेंजेस आएंगी तो इश्यू आ जाता है कि इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। क्या पुराने वाले रेट पे इसको लिखा रहने दें या इसको अपडेट किया जाए? अपडेट करूंगा, रेट में चेंजेस आएंगी, उसको कहां लिखा जाए? आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ा था तो हमने कहा था अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग से बनेगी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन अगर आपने उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रखा तो फिर वो नेट प्रॉफिट पे खत्म नहीं होती थी। नेट प्रॉफिट के बाद आप लोग क्या लिखते थे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें आप लोगों ने एक ही चीज पढ़ी थी, क्या होती थी OCI के अंदर, यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या चीज आ रही होती थी? रिवैल्यूएशन सरप्लस जो आता था। ठीक है, एक्चुअली उस वक्त आपके सिलेबस में ये एक ही चीज थी, तो इसलिए आपको कहा गया था रिवैल्यूएशन सरप्लस याद रख लो। अब इसके अंदर ना ऐसे ऐसे चेंजेस आती जाएंगी, उसके अंदर फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट का डिफरेंस भी कई दफा आएगा, हर दफा नहीं। वो जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि कब वो OCI में आता है और कब वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। बहरहाल ये भी आसान टॉपिक है, थोड़े से रूल्स हैं वो याद कर रहे हैं तो आराम से इसका क्वेश्चन मैनेज हो जाता है।
अच्छा जी, इसका भी उसने कहा प्रोफिशिएंसी लेवल तो 2 लेकिन टेस्टिंग लेवल 1 होगा। देन जी अब 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीजेस, ठीक है, IFRS 16, इसका प्रोफिशिएंसी लेवल भी 2 और टेस्टिंग लेवल भी उसने 2 का है। अच्छा, आप लोगों का ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, हर अटेम्प्ट में 15 से 20 नंबर तक का इसका क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, वैसे लीजेस का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे आप कहते हो जी मैंने गाड़ी लीज पे ले ली, क्या मतलब है इसका? हाँ, कि किस्तों पे जैसे गाड़ी ले ली, ठीक है। अच्छा, अब आपने गाड़ी किस्तों पे ले ली, लीगली देखा जाए उसका ओनर कौन होगा? वो बैंक होगा जिससे आपने ली है, ठीक है। लेकिन जस्ट लाइक एन ओनर आप उसकी लुक आफ्टर करते हैं, टाइमली रिपेयर करते हैं। आम बंदा क्या समझता होगा कि ये जो गाड़ी जो यूज करे इसी की है, यानी इकोनॉमिक रियलिटी ये शो कर रही है कि आप उसके ओनर हो, हालांकि लीगली ओनर कोई और है। हमारा ना अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहते हैं जरूरी नहीं होता एसेट लीगल ओनरशिप के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाए, बल्कि उसके इकोनॉमिक यूज और रियलिटी के हिसाब से भी उसको बुक किया जा सकता है, ठीक है। तो लीजेस के अंदर हमारा यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। हमने देखना है लेजी अपनी बुक्स में वो एसेट कैसे रिकॉर्ड करेगा, लेजर उसको अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा बुक्स ऑफ लेजी, बुक्स ऑफ लेजर, ये दोनों चीजें हमने इसके अंदर कवर करनी है। अच्छा, इसके अंदर कुछ मुश्किल चीजें थी वो ICAP ने एक्सक्लूड की हुई है कि वो फाइनल में टेस्ट होंगी। नेक्स्ट, इनकम टैक्सेस, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर अटेम्प्ट में भी इसका भी 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन आ ही जाता है। अच्छा, अब यहां पे इनकम टैक्स, यानी इसका कतन मतलब ये नहीं है कि मैं टैक्स का सब्जेक्ट आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। हमने टैक्स की अकाउंटिंग देखनी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में टैक्स की अकाउंटिंग कैसे करनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसमें आप लोग कंफ्यूज भी रहते हो, गलतियां भी इसमें ज्यादा करते हो। अच्छा, ये एंड पे थोड़ा हमने इसलिए रखा है कि टैक्स के अंदर किसी भी स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन डाली जा सकती। आप लोग जब पास पेपर करेंगे ना, आप देखेंगे लीजेस और इनकम टैक्स इकट्ठे क्वेश्चन, इंटेंजिबल एसेट और IAS 12 इकट्ठे क्वेश्चन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इसका इकट्ठा क्वेश्चन, IAS 16 और इसका इकट्ठा क्वेश्चन। तो उस वजह से ना सारे स्टैंडर्ड हमें पहले पता होने चाहिए। इस वजह से इसको मैंने थोड़ा एंड पे रखा है ताकि वो स्टैंडर्ड सारे पढ़ लिए होंगे तो फिर आप इसको मैनेज कर जाएंगे। कंसोलिडेशन, ठीक है, ग्रुप अकाउंट्स। अच्छा, जैसे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनती हैं, वो भी 5 बनती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव भी बनती है, चेंजेस इन इक्विटी भी बनती है, फाइनेंशियल पोजीशन भी बनती है, नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी बनते हैं, कैश फ्लोज भी बनती हैं। लेकिन ICAP ने कहा है कि आपके सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ये 2 चीजें हैं, और वो भी एक हद तक उसने कहा है, इसलिए उस हद तक ही हम लोग इसको कवर करेंगे। अच्छा, ग्रुप अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, या ग्रुप ऑफ कंपनीज का क्या मतलब? हाँ, मतलब फर्ज करें एक कंपनी है H लिमिटेड, अज्यूम कर लेते हैं इसने 80% शेयर खरीद लिए S लिमिटेड के। आपको पता है कंपनी के अंदर मैनेजमेंट और ओनरशिप आमतौर पे अलग अलग होती है। एक हद तक के डिसीजन डायरेक्टर खुद पास करते हैं, लेकिन जब कोई मेजर डिसीजन की बात आती है मीटिंग कॉल की जाती है, शेयर होल्डर को ब्रीफिंग दी जाती है, वोट कास्ट कराए जाते हैं, जो मेजोरिटी का डिसीजन हो काम वो हो जाता है। फर्ज करें इस कंपनी के 80% शेयर इसके पास हैं। अब मीटिंग हुई, तमाम शेयर होल्डर कह रहे हैं काम नहीं होना चाहिए, ये अकेला कह दे होना चाहिए, मेजोरिटी का डिसीजन क्या आ गया? होना चाहिए, काम हो जाएगा। सारे लोग कहते हैं काम होना चाहिए, ये अकेला कह दे नहीं होना चाहिए, डिसीजन क्या आ गया? नहीं होगा। इसका मतलब इस कंपनी को टोटली ये कंपनी होल्ड कर रही, इसके सारे डिसीजन ये पास कर रही, तो इसे हम होल्डिंग कंपनी और इसे सब्सिडरी कंपनी का नाम दे देते हैं। या जैसे आपने देखा है चिल्ड्रन के डिसीजन नॉर्मली कौन पास कर रहा होता है? पेरेंट। तो उस पर्सपेक्टिव से ना इसको पेरेंट कंपनी
और इसको चाइल्ड कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो अभी कंपनीज की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब स्टैंडर्ड कहते हैं कि यहां पे जो ग्रुप ऑफ फाइनेंस यानी जो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो 2 नहीं बनेंगी, वो 3 बनेंगी। देखिए, एच लिमिटेड ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, एस लिमिटेड ने अपनी फाइनेंशियल बनानी है। स्टैंडर्ड कहता है एच की क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, अगर इसके हालात खराब होते हैं तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? होल्डिंग के ऊपर। तो होल्डिंग इसके और अपने कंबाइन करके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। वो जो इन दोनों की कंबाइन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उन्हें ग्रुप अकाउंट्स कहा जाता है। वो कैसे बनाना है वो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन इसका हर अटेम्प्ट में आता है। देन रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। देखिए, कस्टमर वो पार्टी होती है जिसके अंदर आप नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन जिसके साथ करते हैं। जैसे अगर कॉलेज के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो आप तमाम स्टूडेंट कॉलेज के कस्टमर ही हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डीलिंग आपके साथ हो रही ना, आप लोग सर्विसेज ले रहे हो, उसके बदले कॉलेज को फी पे कर रहे हो। तो कस्टमर कहते हैं जिसके साथ आपकी बिजनेस डीलिंग ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं। कह रहे रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, उन कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करके रेवेन्यू जनरेट होगा। देखिए, अगर आपका कॉलेज की एग्जांपल लूं, कॉलेज आज आपका फर्स्ट डे है, आप लोगों ने पहले दिन फीसें जमा करा दी, क्या कॉलेज की इनकम बन गई? नहीं, वो कॉलेज के लिए क्या है? लायबिलिटी है। खुदा ना खासा आप लोगों की क्लासेस नहीं होती तो कल को आप कह सकते हैं ना जी हमारे पैसे वापस कर दें, हमारी क्लासें करवाएं, तो इसका मतलब कॉलेज की इनकम नहीं है। ऑल्दो रसीद के ऊपर लिखा जरूर हुआ है फीस नॉन रिफंडेबल, लेकिन अगर कॉलेज क्लासेस नहीं कराएगा तो आपका राइट है कि मेरी फीस वापस करो या क्लासें करा दो मेरी। ठीक है, तो बताने का मतलब है कि कस्टमर के साथ जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। कस्टमर को माइट भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, माइट भी आप उन्हें चीजें सेल कर रहे हो। तो ये स्टैंडर्ड हमें बताएगा कि कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करके कॉन्ट्रैक्ट करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। आप लोगों को याद होगा आईटीए, डिस्काउंट अलाउड, सेल में से आप माइनस कर देते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डिस्काउंट रिसीव करो परचेज में से माइनस कर देते थे। ठीक है, अब वो जो आप लोग डिस्काउंट अलाउड सेल में से माइनस करते थे वो एक्चुअली ये आईएफआरएस 15 की एप्लीकेशन थी। फर्ज करें आज आप मेरे पास आए, आपने कहा जी मुझे चीजें चाहिए, मैंने कहा यार पैसे आज दे जाओ, चीजें हफ्ते बाद ले जाना। क्या वो मेरी आज की सेल होगी, हफ्ते बाद सेल बुक करूं? अब ये पॉइंट रेज हो गया कि यार कब सेल की एंट्री डाली जाए। तो आमतौर पे स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे हमारा रूल होता है कि जब आप लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफर कर दो ना तब सेल रिकॉर्ड कर लो। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब मैं आपको चीजें पकड़ाऊंगा सेल तब होगी, लेकिन कई दफा चीजें मेरे पास पड़ी होंगी सेल की फिर भी एंट्री हो जाएगी, और कई दफा आप चीजें ले गए होंगे सेल की एंट्री फिर भी नहीं डलेगी। कब क्या करना है ये स्टैंडर्ड आपको सारा गाइड करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहले कभी ना पिछली से भी पिछली स्कीम में ये रिपोर्टिंग 1 के सिलेबस का पार्ट था, उस वक्त इसका 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन जब से रिपोर्टिंग 2 में डाला है तो 10-12 इस रेंज में इसका क्वेश्चन आता है, लेकिन आता तकरीबन हर अटेम्प्ट में ही। अच्छा जी, उसका लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, FR1 के अंदर ना आप लोगों के रिपोर्टिंग 2 से 3 मेन टॉपिक दिए हैं। एक इंटेंजिबल एसेट चला गया, दूसरा कंपनी फाइनल अकाउंट चला गया, ठीक है, और तीसरा IAS 41 आपका चला गया, ठीक है, एग्रीकल्चर का। ये 3 टॉपिक यहां से निकल के उतर गए। उसके अलावा भी उसमें डला है एक आधा एक्स्ट्रा, जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वगैरह डला है, वो पहले कभी निकाल दिया गया था, दोबारा डाला है। तो बहरहाल अब बता मैं आपको ये रहा था कि कंपनी फाइनल अकाउंट पहले रिपोर्टिंग 2 के सिलेबस का पार्ट था। अब मसला ये था कंपनी फाइनल अकाउंट का अगर प्रॉपर क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो शुरू में ना हमारा 1.5-2 घंटे एक क्वेश्चन पे लगते थे,
फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड डेवलप होती थी, तो आपको 50 मिनट 45 मिनट में क्वेश्चन प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाते थे। अब मसला यह है कि अगर पौना घंटा इस पे लग जाना है, पौने घंटे के करीब आपका कंसोलिडेशन पे क्वेश्चन लग जाना है, तो आधा टाइम तो आपका 40 नंबर पे लग गया। तो फिर एग्जामिनर के लिए ना थोड़ा सा इशू बनता था। कभी एग्जामिनर क्या करता था, अगर ये दोनों टॉपिक के क्वेश्चन आए बड़े वाले, तो क्वेश्चन फिर आपके 9 नहीं आते थे, कभी 6 आ गए, कभी 7 आ गए। लेकिन जब 9 क्वेश्चन डालता था तो फिर आईकैप ने क्या करना शुरू कर दिया, कंसोलिडेशन का 18-20 नंबर का क्वेश्चन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ना खाली डिस्क्लोजर पूछ लेता था। कभी डेटर की इंफॉर्मेशन देके कहता था डेटर का डिस्क्लोजर तो बना दो कैसा बनता है, कभी इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन देके कहता था इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर बना दो। तो ये ना पिछली 8-10 अटेम्प्ट से आईकैप ने ये पैटर्न पकड़ लिया था कि कंपनी फाइनल अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन ही डाल रहा था, उसके खाली डिस्क्लोजर डाल रहा था। और कंपनीज, आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था गैप के बारे में आईटीए में, तो हम लोगों ने कहा था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंपनीज के लिए पाकिस्तान में 2 हैं, एक आईएफआरएस और एक कंपनीज एक्ट। आईएफआरएस तो जो आप लोग पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट वो जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब आईकैप क्या कर रहा था, आप लोगों को जो फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर मांगता था वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक मांगता था। जैसे डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन आप लोग पे कर रहे हैं उसका डिस्क्लोजर बना दो, डायरेक्टर ने जो लोन लिया हुआ उसका डिस्क्लोजर बना दो, कंपनी की जो कैपेसिटी है उसका डिस्क्लोजर बना दो। तो अब आईकैप ने कर क्या दिया, उसने कहा जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है एज पर आईएफआरएस वो FR1 में टेस्ट होगा, इधर जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो हम कवर करेंगे। तो अगर आप देखें तो उसने चैप्टर का नाम क्या रखा है, लोकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, लोकल रिक्वायरमेंट जो आपका पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट, वो हम इंशाल्लाह 4th शेड्यूल जो है कंपनीज एक्ट का वो हम यहां पे पढ़ेंगे। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है ना वो तकरीबन सेक्शन ए में कवर होता है, मतलब 8-10 नंबर तक का इसका क्वेश्चन आ जाया करता है। एथिक्स, अच्छा आईकैप के ना कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं। तमाम अकाउंटेंसी बॉडीज जो हैं इन सब के कोड ऑफ एथिक्स हैं जिसको आप लोगों ने फॉलो करना होता है। आईकैप के भी हैं, आईकैप ने भी एक्चुअली जो IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसी के ही कवर उसने किए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कि आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स के हैं। अच्छा, इसके 2-3 तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं। पहली दफा जब ये सिलेबस में डला था इसका क्वेश्चन आया था कि आईकैप के जो 5 कोड ऑफ एथिक्स हैं उनके नाम बता दो। अगली दफा आया, उसने कहा कि वो 5 सिचुएशन बताओ जहां पे लगता है कि हमारा मेंबर अपनी एथिक्स पे कंप्रोमाइज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका ना सिनेरियो आना शुरू हो गया। वो एक छोटी सी सिचुएशन क्रिएट करता था, आपको कहता था आप जरा सजेस्ट करो करना क्या है। एक्चुअली जब थ्रेट्स आते हैं ना तो उसके कुछ सेफगार्ड्स भी हैं, वो भी आपके सिलेबस में है, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूं। फर्ज करें एक कंपनी जिसके अंदर मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट है, या चले मैंने उसके शेयर खरीदे हुए हैं, माइट बी 5%, 10%, 20%। अज्यूम करता हूं उस कंपनी का अकाउंटेंट भी मैं ही हूं, मतलब जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूं उसी के मैंने शेयर भी खरीदे हुए हैं। अब इस दफा कंपनी चलेगी लॉस में। मुझे पता है अगर मैंने ये लॉस डिस्क्लोज किया तो इससे शेयर की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। तो मैंने भी तो शेयर खरीदे हुए थे, इसका जो मेरे पास शेयर्स पड़े हैं उनकी प्राइस भी कम हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे अगर मैंने लॉस शो किया तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा नुकसान हो। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी मेरे ज़हन में आ रही होगी, आके मैनिपुलेशन कर देते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं, नहीं लॉस शो कराते, या लॉस डिस्क्लोज करने से पहले पहले अपने शेयर बेच देता हूं उसके बाद लॉस डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहां पे आप लोगों को अपनी एथिक्स पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है।
तो वो हम लोग ना सारी चीजें एथिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, आखिरी चीज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अच्छा, न्यू स्कीम में ना आईकैप ने बहुत ज्यादा जोर दिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं। अब जैसे एमएफए का जो आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के नाम से जो उन्होंने कर दी है, तो उसके अंदर अब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। और उसका उसने कहा कंफर्म 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, इधर उसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आप ऑडिट में जाओगे, उधर भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये क्योंकि दुनिया के अंदर ये बहुत ज्यादा काम चल रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज चल रहा है। सस्टेनेबिलिटी का वैसे मतलब क्या होगा? हाँ, कि कोई चीज लॉन्ग टर्म चले, ठीक है, खत्म ना हो जाए। अब फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि यार अज्यूम करते हैं नेचुरल गैस, फर्ज करें मैं सारा दिन चूल्हा ऑन रखता हूं घर का, आप लोग मुझे कहते हैं गैस आया कर रहे हो, मैं कहता हूं यार बिल आता है, बिल तो मैं दे देता हूं। अब बेशक मैं गैस चोरी नहीं कर रहा, बिल पे कर रहा हूं, लेकिन ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि नॉन रीजनरेटेबल है। तो क्या होगा, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगी गैस। ठीक है, अब जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं गैस की शॉर्टेज शुरू की हुई इन लोगों ने कई सालों से पीछे, पहले कभी ऐसे नहीं था। पहले आपके गीजर भी गैस पे चलते थे, चूल्हे भी चलते थे, हीटर भी चलते थे। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ स्विच करते जा रहे हो। तो बताने का मतलब है सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम कहते हैं कि रिसोर्सेज आपके दो तरह के होते हैं, नॉन रीजनरेटेबल और रीजनरेटेबल। तो आप लोग रिसोर्सेज को कुछ इस स्पीड से इस्तेमाल करो कि वो खत्म ना हो जाए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचना चाहिए। उसके बारे में फिर हम लोग ये चीजें डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह डिटेल में जब ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कशन चलेगी। इसका ये नया टॉपिक डाला है, पहले सिलेबस में नहीं था, फाइनल से आया ये। ठीक है, उसने कहा इसका P1 यानी प्रोफिशिएंसी लेवल भी 1 और टेस्टिंग लेवल भी 1 होगा। अच्छा, उसके नीचे जरा देखिए ग्रिड। ये आईकैप ने ना गाइडलाइन दी है कि कितने % पेपर किन किन टॉपिक में से टेस्ट किया जाएगा। कह रहे कंसोलिडेशन रेशियो, ईपीएस और लोकल जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसमें से 30 से 40 मार्क्स तक का पेपर टेस्ट किया जाएगा। इसमें से आप लोग कंसोलिडेशन का तो कंफर्म क्वेश्चन समझो 18 से 20 नंबर का। ठीक है, 7-8 नंबर का तकरीबन ये जो लोकल रिक्वायरमेंट है इसमें से आ जाएगा। बाकी रेशो ईपीएस में से ऑन एंड ऑफ करके, कभी रेशो का कभी ईपीएस का, इस तरह करके वो टेस्ट करेगा। ठीक है, यानी ये आपको मैं पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर चंद गाइडलाइन दे रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद IAS 12, IFRS 15, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, यानी ये 4 टॉपिक, इनमें से कह रहे हैं 25 से 35 मार्क्स का पेपर सेट होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका 12 नंबर तक का IFRS 15 का, 18 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों का IAS 12 में से कवर हो जाया करता है। बाकी अब एथिक्स में पहले कभी जब आईकैप ने पहली दफा एथिक्स सिलेबस में डाले तो उसने कहा था कंफर्म 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद आईकैप ने ना इसको इस तरह ग्रुप में डाल दिया, अब कभी आता है क्वेश्चन कभी नहीं आता, तो ऑन एंड ऑफ आ सकता है। लेकिन ये जो 2 मैंने आपको बताया ना IAS 12 और IFRS 15, ये तकरीबन आप समझें हर अटेम्प्ट में इनका क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, नीचे जो बाकी स्टैंडर्ड बचे हैं 6-7, जैसे IFRS 8, 9, 16, IAS 10, 21, 37, इसमें से कह रहे हैं 30 से 40 मार्क्स का पेपर सेट होगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो IFRS 16, ठीक है, IAS 37, ये तो तकरीबन आपको हर अटेम्प्ट में मिलेंगे, बाकी जो है ना ऑन एंड ऑफ मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है जो आईकैप ने आपको गाइड किया। अब यहां पे आपने देखा है टोटली कंपनी रिलेटेड सिलेबस है, ना यहाँ पे कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ना किसी सोल ट्रेडर का जिक्र है। इसलिए उन्होंने सब्जेक्ट का नाम भी चेंज करके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग रख दी है कि इसके अंदर रिपोर्टिंग वगैरह, कंपनी की जो रिपोर्टिंग है उसको कवर किया जाएगा। अच्छा, अब अगर देखा जाए इसका पेपर पैटर्न, तो इसके ना 2 पार्ट होंगे। जैसे पहले आपके होते थे सेक्शन E
और सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, और सेक्शन बी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसी तरह 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम और फिर 3 घंटे सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो यानी पेपर पैटर्न इसका FAR 1 वाला ही है, उसमें चेंज कोई नहीं है। हाँ, अगर आप लोग मुझसे पूछें पासिंग परसेंटेज, तो इसकी पासिंग परसेंटेज FR 1 से ज्यादा है। ठीक है, FR 1 में ना आप लोगों को थोड़े से जो चैलेंजेस फेस होते हैं, नंबर 1, आप ITA से फौरन FAR 1 में आते हैं। ITA में ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होती है MCQs की। जैसे ही लंबे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर तो आपको समझ ही नहीं आता इसको यार मैनेज कैसे करना है। लेकिन अब जब रिपोर्टिंग 2 में पहुंचे तो FR 1 आप लोग करके आए हैं, तो अब आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया हो गया होता है कि यार पेपर के क्वेश्चन कैसे मैनेज किए जाते हैं। प्लस इसमें आपने देखा कई टॉपिक तो मैंने आपको ऑलमोस्ट कंफर्म क्वेश्चन बता दिए कि यार इनके क्वेश्चन तो कंफर्म आने हैं, और थोड़ी रीजनेबल प्रैक्टिस कर लें। खुदा ना खास्ता अगर 100% क्वेश्चन ना भी ठीक हो ना, 70-80% क्वेश्चन वो फिर भी ठीक हो जाते हैं। और ये जो मैंने आपको 4-5 टॉपिक बताए हैं, ये 80% तक तकरीबन आपका सिलेबस कवर कर जाते हैं। अब अगर 3-4 टॉपिक या 5 टॉपिक करके 70-80% सिलेबस कवर हो जाता है, यानी पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, तो पास करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। उस वजह से FR 2 का पेपर एज कंपेयर टू 1 पास करना आसान होता है। बस आप लोगों ने जो 2 चीजों का ख्याल रखना है, एक तो ये कि क्लास रेगुलर अटेंड करनी है और डेली का काम डेली की बेस पे करना है। क्योंकि अगर आप लोग इसमें लेट करेंगे तो इसमें कई स्टैंडर्ड आगे जाके लिंक होना शुरू हो जाएंगे, फिर उधर जाके आप लोग फंस जाओगे। मतलब माइट भी आप लोग कहते हैं कि जी हम लोग कोई पीछे से एक स्टैंडर्ड इग्नोर भी कर दिया तो काम चल गया। जैसे ही मैं IAS 12 पे पहुंचूंगा, IAS 12 में IAS 37 की भी एप्लीकेशन आएगी, 38 की भी आएगी, 16, 40, 41, ये सारे स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, वहां पे जाके फिर आप फंस जाएंगे। तो उस वजह से आप लोगों ने डेली का काम डेली बेस पे करना है। अगर खुदा ना खासा कभी किसी जैसे छुट्टी करनी पड़ जाती है तो कोशिश करें जब नेक्स्ट डे आए तो कम से कम दोस्त वगैरह से ना थोड़ा बहुत डिस्कस करके आए, ताकि जब मैं आगे पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो सिलेबस इंशाल्लाह हमारा तकरीबन इसका कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। तकरीबन आप ये समझ लें कि 1.25 महीना पहले पेपरों से कवर हो जाएगा, तो फिर विद रिवीजन इंशाल्लाह आपके पास बाद में फिर 1 महीना तकरीबन बच जाता है, जिसके अंदर आप लोग इसकी प्रैक्टिस वगैरह फर्दर कर सकते हैं। तो ये इसका टोटल आउटलाइन थी सिलेबस की, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस करनी थी। कोई क्वेश्चन है इनमें तो पूछ लें। ठीक है, बुक वगैरह इंशाल्लाह ना जैसे ही अवेलेबल होती है मार्केट में, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कौन सी बुक आप लोगों ने इसके लिए लेनी है।